नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डी कोड में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम उन खबरों को सुलझाते हैं जो हमारे राष्ट्र, हमारे जीवन और हमारे भविष्य को आकार देती हैं। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं और फिर भी दुनिया में आतंकवाद कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप ये मान सकते हैं कि अमेरिका, रशिया, यूरोप और चीन जैसे बड़े बड़े देशों की मर्जी के बिना मुट्ठी भर आतंकवादी दुनिया में अपनी मनमानी कर सकते हैं? तो इसका कारण यह है कि शायद भारत को छोड़कर दुनिया के हर बड़े देश की आतंकवाद को लेकर परिभाषा समय और अपनी सुविधा के हिसाब से बदलती रहती है। आज हम इसी सुविधा वाले आतंकवाद को आपके लिए डिकोड करेंगे। ये वो आतंकवाद है जो जरूरत के हिसाब से कभी सूट बूट और टाई पहन लेता है, कभी अंग्रेजी में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, कभी कई देशों की सरकारों में भागीदार बन जाता है और साथ ही अपनी खूनी जड़ों से भी हमेशा जुड़ा रहता है। और इसी में आपको ये कारण पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया जब जोर लगा रही है तब भी आतंकवाद खत्म क्यों नहीं होता, क्योंकि शायद दुनिया चाहती ही नहीं है कि आतंकवाद खत्म हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आतंकवाद से जब चाहे अपनी सुविधा के हिसाब से दोस्ती कर लेते हैं। इसके बाद हम आपके लिए नए जमाने के ड्रोन वाले युद्ध को डिकोड करेंगे। चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, इजराइल और हमास का युद्ध हो या फिर यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, हर जगह अब ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और ये 50-50 हजार रुपए के ड्रोन्स सैकड़ों हजारों करोड़ों के हथियारों पर भारी पड़ रहे। ये वो खतरनाक चींटियां हैं जो एक भारी भरकम हाथी पर भी हावी हो जाती हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या भविष्य में भारत ड्रोन्स का ड्रोनाचार्य बन सकता है, और आखिर में आपको अयोध्या के राम मंदिर में लेकर चलेंगे जहां आपको ये बताएंगे कि वहां दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम क्यों हो रहा है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रशिया पर एक और नया ड्रोन हमला कर दिया है और इस बार यह हमला सी ड्रोन्स के जरिए हुआ है। ऐसे कॉम्बैट ड्रोन्स को USV ड्रोन कहते हैं, जिसका मतलब होता है अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स। इनमें ड्रोन्स समुद्र के अंदर एक शार्क की तरह बारूद लेकर आते हैं और किसी भी चीज से टकराकर उसे नष्ट कर देते हैं। और यूक्रेन ने अपने इस नए हमले में यही किया है और क्राइमिया के पास ब्लैक सी में उसने इस प्रकार का एक हमला किया है। इस हमले में एक पुल और रेलवे ब्रिज को निशाना बनाया गया जो क्राइमिया को रशिया के मेन लैंड से जोड़ता है। और इस पुल की संवेदनशील का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रशिया की सेना यूक्रेन में अपने सैनिक, अपने हथियार और दूसरा जरूरी सामान इसी पुल के जरिए वहां भेज रही थी। इसलिए यह पुल बड़ा महत्वपूर्ण था जिसे आज यूक्रेन ने उड़ा दिया। यूक्रेन का कहना है कि उसने सी ड्रोन्स की मदद से 1100 किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल करके इस पुल के एक बहुत बड़े हिस्से को एक धमाके में उड़ा दिया है। यूक्रेन ने वर्ष 2022 और फिर वर्ष 2023 में भी इस पुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसके बाद रशिया ने इसकी मरम्मत करके इसे फिर से ठीक कर दिया था और चालू कर लिया था। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि सी ड्रोन्स ने इस पुल के समुद्र में मौजूद पिलर्स को, खंभों को इतना गहरा नुकसान पहुंचाया है कि अब रशिया के लिए यूक्रेन में हथियार और अपने सैनिक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस पुल के ध्वस्त होने के बाद। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह हमला रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ध्यान में रखते हुए किया है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन क्राइमिया को रशिया से जोड़ने वाले इस पुल को बड़ा खास मानते हैं, इसे बड़ा महत्व देते हैं। और अगर इस पुल को चोट की तो ये सीधे पुतिन को चोट देने के बराबर है। और यहां इस 19.5 किलोमीटर लंबे पुल पर उन्होंने एक बार ट्रक भी चलाया था। ये जो पुल है ये बड़ा प्रिय है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को और इसे कर्च ब्रिज भी कहते हैं। और वर्ष 2014 में जब क्राइमिया यूक्रेन से रशिया के नियंत्रण में आया तब इस क्षेत्र को रशिया से जोड़ने के लिए यह पुल राष्ट्रपति पुतिन ने ही बनवाया था, जिसे अब सी ड्रोन से यूक्रेन ने अपना निशाना बनाया है।
यूक्रेन ने पिछले 2 दिन में रशिया पर 2 बड़े ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें पहला ड्रोन हमला तस्करी के जरिए हुआ, जिसमें तस्करी के जरिए कई ट्रक्स में ड्रोन्स को भरकर रशिया की सीमा तक ले जाया गया। रशिया की सीमा के कई हजार किलोमीटर अंदर तक ये ट्रक चले गए और ट्रकों में ड्रोन भरे हुए थे और फिर इन ड्रोन्स के जरिए रशिया के एयर बेसिस पर हमला हुआ और रशिया के कई प्लेन्स को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने अपनी सीमा से रशिया में 4300 किलोमीटर अंदर घुसकर उसके 4 एयरबेस और 41 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात है कि किसी देश के 41 विमान एक दिन में नष्ट हो जाएं और इनकी अनुमानित जो कीमत है वो 60,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और अब क्राइमिया में भी यूक्रेन ने सी ड्रोन्स के जरिए ऐसा ही बड़ा हमला किया है। यानी कल 2 दिन पहले यूक्रेन ने रशिया को चकमा दिया, रशिया को हैरान कर दिया और आज एक बार फिर से एक ऐसा हमला किया जिससे रशिया एक बार फिर से हैरान हो गया। हालांकि रशिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में रशिया ने यूक्रेन के 1430 सैनिकों को मार डाला है और रशिया की सेना यूक्रेन की सीमा में बड़े स्तर पर इस समय हमले कर रही है यूक्रेन की सीमा के आसपास। पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि रशिया यूक्रेन पर उससे भी बड़ा ड्रोन हमला कर सकता है और इस युद्ध का रुकना अब बहुत ही मुश्किल है। तो आपके लिए भी ये एक जानकारी हो सकती है कि जिस प्रकार से हमले कर रहा है यूक्रेन, अब रशिया और यूक्रेन के बीच ये युद्ध और ज्यादा विकराल रूप लेगा। अब ये युद्ध और ज्यादा फैलेगा और अब इसका रुकना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस ने यानी यूक्रेन की सेना ने भी यह दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में रशिया के कम से कम 1100 सैनिकों की जान ले ली है और यह युद्ध अब और फैलता जा रहा है। इस युद्ध में कॉम्बैट ड्रोन्स का ऐसा इस्तेमाल देखकर पूरी दुनिया हैरान है और इसलिए आज हम इन्हीं ड्रोन्स को आपके लिए डिकोड करेंगे। हाल ही में अगर आप देखें पिछले 1-2 साल में आपने बड़े बड़े युद्धों में ड्रोन्स के इस्तेमाल के बारे में सुना होगा, देखा होगा। ये एक नया घटनाक्रम है और आपको आज हम ये भी बताने वाले हैं कि क्या भविष्य में भारत, हमारा देश, ड्रोन्स का ड्रोनाचार्य बन सकता है। 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच पूरी दुनिया में उसी देश की सेना को सबसे मजबूत माना जाता था जिसके पास खतरनाक युद्धपोत और समुद्री जहाज होते थे। ये वो दौर था जब ज्यादातर युद्ध जमीन और आसमान से लड़े जाते थे और मिलिट्री वॉरफेयर में युद्धपोत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती थी और इन्हीं युद्धपोत के दम पर ब्रिटेन ने पूरी दुनिया के 1/4 देशों पर शासन किया और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा, जिनमें हमारा अपना देश भारत भी है। यानी तब समुद्र में जो ताकत है, नेवी की जो नौसेना बहुत आवश्यक होती थी कि आपकी नौसेना बहुत मजबूत होनी चाहिए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मिलिट्री वॉरफेयर में एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसने युद्धपोत के प्रभाव और उसके एडवांटेज को समाप्त कर दिया और इस टेक्नोलॉजी का नाम था एयरक्राफ्ट कैरियर। यह समुद्र में खड़ा एक ऐसा कैरियर था, एक ऐसा हवाई अड्डे नुमा जहाज था जहां से कई लड़ाकू विमान उड़ान भर के दुश्मन देश के युद्धपोत को आसानी से नष्ट कर सकते थे या दुश्मन देश के आसपास हमला कर सकते थे। वर्ष 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने हिंद महासागर में अंग्रेजों के एक युद्धपोत को डुबो दिया था और यहीं से दुनिया के कई देशों के बीच एयरक्राफ्ट कैरियर्स को विकसित करने की होड़ शुरू हुई। तो पहले अगर आप देखें तो पहले दुनिया की पूरी जो दुनिया का जोर था वो था नौसेना पर। उसके बाद हवाई जहाज आए और युद्ध में फाइटर जेट्स और हवाई जहाज का प्रयोग शुरू होने लगा और ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, ये पानी से हटकर हवा में चला गया और फिर हवाई जहाज के बाद आए युद्धपोत। और इसकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि पुराने युद्धपोतों पर तोपें लगी होती थी जो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तक ही गोले दाग पाती थी, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम होते थे। तो अगर आप देखें नौसेना के बाद जो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ युद्ध में वो था हवाई जहाज का, एयरक्राफ्ट का। फाइटर एयरक्राफ्ट आ गए और उन्होंने जो दूरी हुआ करती थी, चाहे कितनी भी दूर कोई निशाना हो, एयरक्राफ्ट कैरियर
और एयरक्राफ्ट की वजह से ये हमले करना आसान हो गया। तो हवाई जहाज आ गए और हवाई जहाज को ले जाने वाले ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए। 300 वर्ष तक जिस युद्धपोत ने दुनिया में एक छत्र राज किया, वो कुछ सालों में ही अब बेकार होने लगे और उनकी जगह एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमानों ने उसके बाद ले ली। और इसके बाद युद्ध हवा में लड़े जाने लगे और एयरफोर्स का महत्व इसके बाद बहुत बढ़ गया। तो इसको आप समझिए कि पहले नौसेना का महत्व था और उसके बाद ये काम एयरफोर्स के पास आ गया। लेकिन अब मौजूदा युग में एक बार फिर से मिलिट्री वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन है ड्रोन युद्ध का। यानी अब हम फाइटर जेट्स के युग से भी आगे निकल चुके हैं। फाइटर जेट्स तो अब पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी हो गई, अब समय है ड्रोन युद्ध का। अब युद्ध में लड़ाकू विमानों की जगह छोटे छोटे और बेहद सस्ते ड्रोन्स का महत्व तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा होने के पीछे 3 कारण हैं। पहला, लड़ाकू विमानों की तुलना में कॉम्बैट ड्रोन्स बहुत ही सस्ते होते हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन ने सिर्फ 40,000 रुपए के ड्रोन से रशिया के 3,000 करोड़ रुपए के A-50 विमान को नष्ट कर दिया। यानी ये 40-50 हजार रुपए का जो ड्रोन है, ये सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए के हथियार को नष्ट कर सकता है। दूसरा, इन ड्रोन्स को एक छोटी चींटी भी कह सकते हैं आप, जो एक विशाल हाथी पर हावी हो सकती है। और तीसरा, लड़ाकू विमानों की तुलना में ये ड्रोन्स ज़्यादा खर्चीले नहीं हैं, बहुत सस्ते हैं और लड़ाकू विमानों में करोड़ों रुपए की मिसाइलें लगाई जाती हैं और उन्हें विकसित करने या दूसरे देशों से खरीदने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और इनके ईंधन और रख रखाव का खर्चा भी ज़बरदस्त होता है। लड़ाकू विमान में पायलट की आवश्यकता होती है और पायलट की जान को खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान की 1 घंटे की उड़ान पर 38 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि इतने ही पैसे में लगभग 100 कॉम्बैट ड्रोन्स बनाए जा सकते हैं। ड्रोन्स की असली ताकत यह है कि इन्हें थोड़े से बारूद के साथ भी उड़ाया जा सकता है और किसी भी टारगेट पर हमला किया जा सकता है। दूसरा, इनके रखरखाव और पार्किंग के लिए बड़े बड़े एयर बेसिस की आवश्यकता नहीं होती और बहुत ही कम खर्चे में ये ड्रोन लड़ाकू विमानों से भी कहीं ज़्यादा घातक और सस्ते साबित होते हैं। और तीसरा, लड़ाकू विमानों की तुलना में ड्रोन्स का रेडार से बचना कहीं ज़्यादा आसान होता है और यही कारण है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, भारत या पाकिस्तान का युद्ध हो या इजराइल और हमास का युद्ध हो, इनमें ड्रोन्स का सबसे ज़्यादा इस बार इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में तो 80% मौत FPV ड्रोन के कारण हुई हैं, जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन व्यू कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इन ड्रोन्स को एक ऑपरेटर दूर से ही कंट्रोल करता है और इन पर बंधे बारूद से वो कहीं भी विस्फोट करा सकता है। ड्रोन वॉरफेयर की रणनीति से 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, ड्रोन्स ने डिस्टेंस यानी दूरी को समाप्त कर दिया है। पहले हमलों के दौरान दूरी बहुत मायने रखती थी और रेडार भी इसलिए बनाए गए थे ताकि वो सीमा पार से आने वाले लड़ाकू विमानों को पहले ही पहचान ले और उन्हें हवा में ही नष्ट कर दे। लेकिन ड्रोन्स ने इस डिस्टेंस वाली सीमा को समाप्त कर दिया है, यानी ड्रोन्स ने डिस्टेंस को खत्म कर दिया है। अब आप कहीं भी बैठे बैठे कितनी भी दूरी पर इस ड्रोन को भेज सकते हैं। ना आपके पायलट को खतरा है, ना आपको बहुत खर्चा करना है, ना फाइटर जेट की आवश्यकता है, ना मिसाइल की आवश्यकता है और ये ड्रोन जबरदस्त भयंकर नुकसान करेगा। दूसरा, लड़ाकू विमानों के मुकाबले ड्रोन्स के इस्तेमाल से दुनिया के सभी देशों में एक बराबरी आ गई है। लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि बहुत सारे देश आज तक न तो खुद लड़ाकू विमानों का इंजन कभी विकसित कर पाए हैं और ना ही कम बजट होने के कारण दूसरे देशों से नई पीढ़ी के लेटेस्ट विमान कभी खरीद पाए। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो फाइटर जेट्स का जो युद्ध है उसमें पीछे रह जाते हैं क्योंकि ये बड़ा महंगा युद्ध है। लेकिन ड्रोन्स के साथ ऐसा नहीं है और कॉम्बैट ड्रोन्स की कीमत 50,000 रुपए के आसपास होती है। इसलिए हर देश इन ड्रोन्स को बना सकता है, इन्हें खरीद भी सकता है और इसीलिए अब दुनिया भर के सारे देश इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि फाइटर जेट्स जो थे वो कुछ ही देशों के पास बड़े एक्सक्लूसिव हुआ करते थे। जैसे अगर आप देखें तो 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो बहुत ही चुनिंदा देशों के पास है, सबके पास नहीं है। उदाहरण के लिए रशिया के A-50 विमान की कीमत 3,000 करोड़ रुपए है और इतने पैसे से 7.5 लाख कॉम्बैट ड्रोन्स खरीदे जा सकते हैं।
इससे आप समझ पाएंगे कि ड्रोन्स ने सभी देशों को एक बराबरी पर ला दिया है। और अब वो दौर चला जाएगा जब कुछ ही बड़े देश अपने हिसाब से लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को बेचते थे। लड़ाकू विमान दूसरे देशों को मनमाने दाम पर बेचा करते थे। लड़ाकू विमान खरीदने के लिए लाइन लगी रहती थी और एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट थी। और तीसरा, ड्रोन वॉरफेयर के आने से सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि भविष्य में मैन टू मैन मार्किंग की जगह ड्रोन टू ड्रोन मार्किंग होने लगेगी और ये देखा जाएगा कि किस देश के पास कितने और किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये हमने आपके लिए ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये वीडियो तैयार किया है, जिसमें हम आपको ठीक से समझा सकें कि भविष्य में ड्रोन्स के ज़रिए युद्ध कैसे लड़े जाएंगे। और ये हमारी एक कोशिश है कि जब आप न्यूज़ देखते हैं, समाचार देखते हैं, तो उस अनुभव को हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, चीज़ों को आसान भाषा में, आसान तरीके से आपको कैसे हम समझा सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये AI जनरेटेड वीडियो है जो हमने आज ख़ास तौर पर ये ड्रोन्स के वॉरफेयर को आपको समझाने के लिए, डिकोड करने के लिए आपके लिए ये हमने बनाया है। और भविष्य में आपको, आज तो ये AI वीडियो है, भविष्य में जब युद्ध लड़े जाएंगे तो आपको इसी प्रकार के सच्चे वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगे जब ड्रोन्स की बड़ी बड़ी आर्मीज इसी प्रकार से हमला करेंगी। तो आज हम आपको ड्रोन्स के बारे में बताना चाहते हैं क्योंकि हाल के दिनों में जो मौजूदा वॉरफेयर है, युद्ध की जो रणनीति है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव अगर आप मानेंगे तो वो है ड्रोन्स का। ये नई एंट्री है और मौजूदा समय में मुख्य रूप से 5 प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है, जिनमें पहली श्रेणी के ड्रोन्स को कमर्शियल और सर्विस ड्रोन्स कहते हैं। ये वो ड्रोन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल शादियों में वीडियो बनाने के लिए किया जाता है, किसी सामान की डिलीवरी या खेतों में कीटनाशक और बीजों के छिड़काव के लिए किया जाता है। ये सिविलियन इस्तेमाल है और आप सुनते होंगे कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे ऑनलाइन तो वो सामान ड्रोन के ज़रिए आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। और हमारे देश में इस तरह के ड्रोन्स ऑलरेडी पहले से ही इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना चलाई थी जहां कीटनाशक के छिड़काव के लिए उन्होंने ड्रोन दीदी का एक नया कॉन्सेप्ट दिया था। जो गांव की जो महिलाएं हैं उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वो ड्रोन्स को संचालित करने का काम कर सकें और इसीलिए उनका नाम रखा गया था ड्रोन दीदी। तो ये हमने पहले ही, कितने समय पहले हमने ये सब सोच लिया था। दूसरी श्रेणी में सर्वेलांस ड्रोन्स आते हैं जिनसे दुश्मन की निगरानी या दुश्मन की जासूसी की जाती है और इन ड्रोन्स पर हथियार नहीं होते बल्कि इनमें एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे होते हैं। तो ये सिर्फ जासूसी के लिए काम आते हैं। आपने ड्रोन उड़ा दिया ऊपर, उसमें बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे हुए हैं और वो ड्रोन दुश्मन की तमाम गतिविधियों को आपके लिए रिकॉर्ड करके लाएगा। नीचे दुश्मन की ज़मीन पर क्या गतिविधियां चल रही हैं, कहां कहां उसके एयर बेसेस हैं, उनमें कितने हवाई जहाज़ खड़े हैं और बाकी चीज़ें क्या हैं, ये सब इन ड्रोन्स के ज़रिए पता लगाया जा सकता है। और ये बिल्कुल सेफ होते हैं क्योंकि इसमें पायलट नहीं है। तीसरी श्रेणी में कॉम्बैट ड्रोन्स आते हैं जिनका इस्तेमाल हमला करने के लिए होता है और इन ड्रोन्स पर बारूद से लेकर मिसाइल तक कुछ भी लगाया जा सकता है। भारत का DRDO घातक नाम से एक मेड इन इंडिया कॉम्बैट ड्रोन विकसित कर रहा है जिसमें मेड इन इंडिया कावेरी इंजन का ही इस्तेमाल हो सकता है। और चौथी श्रेणी में
लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स आते हैं जो हवा में ही एक जगह काफी देर तक रुक सकते हैं और घात लगाकर फिर हमला कर सकते हैं। इस श्रेणी में भी भारत के पास मेड इन इंडिया नागास्त्र ड्रोन है और पोलैंड से भी हमने वॉरमेट नाम का एक ड्रोन खरीदा है। और आखिर में सबसे खतरनाक श्रेणी होती है स्वॉर्म ड्रोन्स की, जिसमें बहुत सारे ड्रोन एक झुंड में मधुमक्खियों की तरह हमला करने के लिए आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हेरॉन टीपी और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद भारत के पास इससे भी ज्यादा खतरनाक ड्रोन्स होंगे और भारत ड्रोन्स का ड्रोनाचार्य बन सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत को दुनिया के लिए एक ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य रखा है। और अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो 5 साल के बाद दुनिया के 12.2% ड्रोन का निर्माण भारत में होगा। यानी ड्रोन के बाजार में भारत एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। और भारत सरकार इस बात को भी समझती है कि देश के अंदर भी ड्रोन्स का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है और इसीलिए हमने फरवरी 2022 में ड्रोन्स के आयात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी और अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सुरक्षा के लिए ही ड्रोन्स को आयात किया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध में ड्रोन्स की मांग बढ़ने से काउंटर ड्रोन मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम वाले सुरक्षा कवच की मांग ज्यादा हो गई है जो ड्रोन्स को भी नष्ट करने में सक्षम होते हैं। आपने देखा होगा अभी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान ने भी टर्की में बने हुए बहुत सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने भारत में वो ड्रोन्स छोड़े और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोन्स को भी नष्ट कर दिया था। हालांकि छोटे ड्रोन्स थे, बड़े सस्ते ड्रोन्स थे, लेकिन हमने उनमें से ज्यादातर ड्रोन्स को नष्ट कर दिया था। तो ये तो हुई ड्रोन्स की कहानी और आने वाले समय में आपको इसी प्रकार के ड्रोन हमलों की जानकारियां और खबरें और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और हमें आज लगा कि आज हम आपको ये जो नया ड्रोन वॉरफेयर आ रहा है और कैसे आगे भविष्य में भारत भी दुनिया का ड्रोनाचार्य बन सकता है, इसके बारे में आपको बताएं। अब हम आपको एक बात बताते हैं और वो ये कि कभी कभी आप सोचते होंगे कि दुनिया के बड़े बड़े देश आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। बड़े बड़े देश बड़े बड़े मंचों पर आकर कहते हैं कि आतंकवाद को हमें समाप्त करना है। अमेरिका ये बात कहता है, रशिया कहता है, चाइना कहता है, यूरोप के सारे देश कहते हैं और हर देश हर मंच पर यही कहता है कि आतंकवाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और हमें आतंकवाद को समाप्त करना है। तो आपके मन में कभी ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि जब सारी दुनिया महाशक्तियां आतंकवाद को समाप्त करना चाहती हैं तो आतंकवाद समाप्त क्यों नहीं होता? आज इसी का जवाब हम आपको देंगे और उसका कारण ये है कि आतंकवाद इसलिए समाप्त नहीं हो रहा क्योंकि इन बड़े बड़े देशों की मंशा में खोट है। ये सुविधा के हिसाब से आतंकवाद की परिभाषा को बदलते रहते हैं। कभी आतंकवादी इनके दोस्त होते हैं और फिर बाद में वही आतंकवादी इनके दुश्मन बन जाते हैं, फिर दुश्मन से फिर दोस्त बन जाते हैं। कितने ही देश ऐसे हैं जिन्होंने पहले आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा किया ताकि उनका इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ कर सके। फिर यही आतंकवादी उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए तो ये उनके दुश्मन हो गए। फिर बाद में यही आतंकवादी ज़्यादा शक्तिशाली बन गए तो ये दोबारा से उनके दोस्त बन जाते हैं। इसलिए आतंकवाद को लेकर भारत को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश इस समय गंभीर नहीं है और दुनिया के पास आतंकवाद की कोई एक जैसी परिभाषा नहीं है जिस पर वो अमल कर सके। सबकी अपनी अपनी परिभाषा है जो बदलती रहती है। इसलिए अब हम आपको पहले पाकिस्तान के 2 चेहरे दिखाएंगे। इनमें एक चेहरा वो है जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर दिखाता है, अंग्रेजी भाषा में शांति और सुरक्षा पर बड़े बड़े भाषण देता है और खुद को ही आतंकवाद से पीड़ित बताता है। दूसरा चेहरा वो है जिसमें वो कुख्यात और घोषित आतंकवादियों का समर्थन करता है, उन्हें अपना भाई बताता है और भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए अपने ही देश में बड़ी बड़ी रैलियों में इन आतंकवादियों का सम्मान करता है। आप पाकिस्तान के ये दोनों रूप इन तस्वीरों से आज समझ पाएंगे। इनमें एक तरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली के स्पीकर हैं जिनका नाम है मलिक अहमद खान, जो आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी के साथ एक रैली में शामिल हो रहे हैं और ये कहते हैं रैली में कि हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी से उनके बड़े गहरे ताल्लुक हैं, गहरी दोस्ती है। जबकि सैफुल्ला कसूरी वही आतंकवादी हैं जिसने पहलगाम हमले की साजिश रची थी।
तो ये तो एक चेहरा है पाकिस्तान का, जो असली चेहरा है। दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। ये लोग संयुक्त राष्ट्र में मुस्लिम देशों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भारत ने बिना जांच किए ही पाकिस्तान पर पहलगाम हमले की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई करने का भारत का दावा बिल्कुल गलत है। आप पहले इन दोनों बयानों को सुनकर यह समझिए कि पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर दुनिया से कितना बड़ा मजाक कर रहा है। एक चेहरा है पाकिस्तान का सूट बूट और टाई वाला चेहरा, जहां अंग्रेजी में बात होती है, और दूसरा चेहरा है आतंकवाद का असली चेहरा। आप ये कह सकते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान में डबल रोल के साथ आपको दिखाई देता है। यह आतंकवाद का डबल रोल है। आपको याद होगा, आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें किसी किरदार का डबल रोल होता है। यह आतंकवाद का डबल रोल है जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। एक सूट बूट अंग्रेजी बोलने वाला और दूसरा अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, खूनी जड़ों से जुड़ा हुआ आतंकवादी। अब इन दोनों की भाषा को देखिए। India refused Pakistan's proposal for an impartial investigation into the terrorist attack that happened in Pahalgam. And today, India still refuses to have a comprehensive, meaningful dialogue with Pakistan. If they have evidence, present that evidence. I lost my mother, Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, to terrorism. I will go and catch those people myself if they're within my territory. But the fact of the matter is that in this case, they are not. मेरा सैफुल्लाह कसूरी साहब की निस्बत प्रोफेसर सलाह साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ, इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। एक खतरनाक आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी, जिसे ये असेंबली, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब कहकर बुला रहे हैं, कसूरी साहब कह रहे हैं। आप सोचिए, और फिर ये भी कह रहे हैं कि ये लोग तो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अब आप इसे क्या मानेंगे? आप जानते हैं, भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी दुनिया के देशों के सामने बता सके, कह सके। और वहाँ पाकिस्तान अपना पक्ष रखता है। और पाकिस्तान क्या कहता है आप जानते हैं? पाकिस्तान कहता है कि पहलगाम का हमला भारत ने ही करवाया है। इससे पहले भी भारत में जितने भी बड़े हमले हुए हैं, वो सारे हमले हमने खुद ही अपने ऊपर करवाए हैं। हम पहले अपने हमले करवाते हैं या हमारे ही लोग हम पर हमला कर देते हैं और फिर हम पाकिस्तान पर दोष मंड देते हैं। और पाकिस्तान ये मजाक पूरी दुनिया के साथ कर रहा है। पाकिस्तान ये भी कहता है, भारत में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे ऐसे विपक्षी नेता हैं जो अपने ही देश के खिलाफ बात करते हैं, जो अपने ही देश पर उंगली उठाते हैं, जो अपने ही देश के लिए कहते हैं कि ये तो हमारी गलती से पहलगाम हुआ है, जो कहते हैं कि ये तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है, पाकिस्तान को क्या दोष देना। ऐसे सब लोगों की फ़ोटो पाकिस्तान खींचता है, इनके वीडियोस बनाता है और फिर जब अपनी ये प्रेजेंटेशन वो देता है दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने, तो इन सारे पत्रकारों की फ़ोटो उसने लगाई है, इन सारे यूट्यूबर्स की फ़ोटो पाकिस्तान लगाकर इन बड़े बड़े देशों के सामने रखता है और कहता है कि अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो भारत के ये यूट्यूबर्स देखिए, भारत के ये पत्रकार देखिए, ये भी तो वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। ये कर रहा है पाकिस्तान। आज हम अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों से ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में असल में अपना मजाक तो उड़ा ही रहा है, उनका मजाक भी बना रहा है। जिस हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी को पाकिस्तान की सरकार का इतना जबरदस्त समर्थन मिला हुआ है, वो वीआईपी की तरह वहां रहते हैं, उन्हीं को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। और इनमें भी हाफिज सईद पर भारतीय रुपयों में 86 करोड़ रुपए का इनाम है।
अगर आज पाकिस्तान का कोई भी हिम्मत वाला युवा हो तो इस आतंकवादी को पकड़कर 86 करोड़ रुपए का इनाम कमा सकता है। और हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान का ही कोई व्यक्ति सबसे पहले सामने आए और इस आदमी को पकड़कर अमेरिका के हवाले करे, इसके ठिकाने अमेरिका को बताए और 86 करोड़ का इनाम ले ले। अब सोचिए, ऐसा कैसे हो रहा है कि जिस हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी का गठजोड़ पाकिस्तान की सरकार के साथ खुलेआम दिख रहा है, जिसके सबूत हर जगह उपलब्ध हैं, वो हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को कहीं मिल ही नहीं रहे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी आज भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अमेरिका को 9/11 हमले के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढने में 10 साल लग गए थे। वो मिला पाकिस्तान में ही, लेकिन हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी तो अमेरिका की आंखों के सामने है। ओसामा बिन लादेन तो छुपा हुआ था, 10 साल तक किसी के सामने नहीं आया। ये लोग तो सबके सामने हैं, रोज भाषण देते हैं, रोज वीडियो बनाते हैं, इनकी तस्वीरें रोज आती हैं। अमेरिका देख रहा है और अमेरिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी भी घोषित किया हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण है कि वो उन्हें लादेन की तरह पकड़कर मार नहीं रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है जो अमेरिका जैसे देशों से आज पूछा जाना चाहिए। एक और बड़ी बात है, भारत जैसे देश चाहे किसी भी आतंकवादी को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दें, चाहे वो घोषणा कर दें कि ये आतंकवादी हमारा गुनाहगार है, हमें इस आतंकवादी की तलाश है, कोई नहीं मानता। लेकिन इसका सर्टिफिकेट भी अमेरिका से ही लेना पड़ता है। अमेरिका ये सर्टिफिकेट देता है कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं। बाकी किसी देश का सर्टिफिकेट चलता ही नहीं है। और आप सोचिए, पूरी दुनिया में शायद भारत अकेला ऐसा देश होगा जिसकी आतंकवाद पर परिभाषा आज से नहीं दशकों से एक ही रही है। भारत में आतंकवादी कैंप क्यों नहीं है? पाकिस्तान में क्यों है? अफगानिस्तान में क्यों है? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्यों है? ये सोचने की बात है। असल में मौजूदा वक्त में आतंकवाद को उसी चश्मे से देखा जाता है जिसमें हर देश अपनी सुविधा और अपने फायदे के हिसाब से आतंकवाद की परिभाषा बदलता रहता है। जैसे जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ना था, तब तक उसने तालिबान को एक आतंकवादी संगठन माना। लेकिन जब उसके हित पूरे हो गए तो उसने तालिबान के साथ हाथ मिला लिया, समझौता कर लिया, दोस्ती कर ली और आज अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। सीरिया में भी ठीक यही हुआ। सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल शरा को अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर चुका था, जो पहले अलकायदा और हयात जैसे आतंकवादी संगठनों का हिस्सा था। लेकिन तख्ता पलट होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल शरा के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और उनसे मुलाकात करके उसे एक अट्रैक्टिव गाय यानी एक आकर्षक व्यक्ति भी बताया। कहा कि ये बड़ा आकर्षक व्यक्ति है। सोचिए, जिस आदमी को आतंकवादी घोषित किया हुआ था, फिर उसके साथ मीटिंग करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं ये बड़ा आकर्षक व्यक्ति है। आतंकवाद को लेकर दुनिया का नजरिया कैसे बदलता है, उसे आप इन दो तस्वीरों से समझिए। पहली खबर बांग्लादेश से है, जहां आतंकवादी संगठन जमाते इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। दूसरी खबर सीरिया से है, जिसे लेकर आज ही अमेरिका ने कहा है कि अब सीरिया में दूसरे देशों से आए जिहादी और आतंकवादी भी उसकी सेना में भर्ती हो पाएंगे। और यह जानकारी व्हाइट हाउस ने खुद दी है। और अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर जिहादी सेना में भर्ती होने लगे, अगर ये सारे जिहादी अमेरिका की सेना में भर्ती हो जाएंगे तो सेना, सरकार और आतंकवाद में क्या फर्क होगा? We also have taken significant steps to lift sanctions against Syria. On Friday, Secretary Rubio waived Caesar Act sanctions for 180 days, and the U.S. Treasury Department announced General License 25 and other relief measures. We are engaging with regional and global partners to open investment in Syria. तो आप सोचिए, अगर ये आतंकवादी सीरिया की सेना में भर्ती हो जाएंगे तो फिर सीरिया की सेना का क्या होगा? अब अमेरिका कह रहा है कि इन आतंकवादियों को सीरिया की सेना में भर्ती किया जा सकता है, इन जिहादियों को सीरिया की सेना में भर्ती किया जा सकता है और अमेरिका धीरे धीरे सीरिया के ऊपर जो अपने सैंक्शंस थे उन्हें हटाता जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट दुनिया का कड़वा सच क्या है, उसे भी आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे।
फिलिस्तीन में हमास एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन बहुत सारे देश अब भी हमास को एक राजनीतिक पार्टी मानते हैं, जिसने वर्ष 2005 में फिलिस्तीन में स्थानीय चुनाव लड़ा था। इसी तरह आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह लेबनान की सरकार में शामिल है, जबकि अमेरिका ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। उत्तरी यमन में हूती की सरकार है, लेकिन यह भी असल में एक आतंकवादी संगठन है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, तालिबान को भी कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था। सीरिया का आतंकवादी संगठन हयात तहरीर अल शाम भी अब खुद को एक राजनीतिक पार्टी बताता है, और सीरिया में अब इसी की सरकार है। और पाकिस्तान में भी आतंकवादी हाफिज सईद खुद को एक नेता बताता है, और उसने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। लेकिन सच्चाई यह है कि हाफिज सईद भी खुद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। बड़ी बात यह है कि ये आतंकवादी इसलिए खुद को एक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश कर पाते हैं क्योंकि कुछ देश अपने निजी फायदों के लिए इनकी मदद करते हैं। वर्ष 2022 में भारत ने हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ शाहिद महमूद को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी, लेकिन चीन इनके बचाव में आ गया और चीन ने वीटो का इस्तेमाल करके इन आतंकवादियों को बचा लिया। और बाद में इसी तलहा सईद ने पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ा और अब ये एक नेता बन चुका है। सोचिए, अगर आतंकवादी ही सत्ता में आ गए, सरकार चलाने लगे, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, और यही आतंकवादी बाद में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिखर सम्मेलनों में जाकर आतंकवाद को खत्म करने की बातें कहने लगेंगे, तो ये कितना बड़ा मजाक होगा। और आजकल पूरी दुनिया में यही हो रहा है। अब आपको अपने देश में वापस लाते हैं और उस सवाल को हम डिकोड करेंगे जिसका जवाब शायद आप भी जानना चाहते हैं। और वो सवाल ये है कि अयोध्या में एक बार फिर से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम क्यों हो रहा है, और ये कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा से कैसे अलग होगा। अयोध्या में आज सुबह 6:30 बजे से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो गई है, जो 5 जून को गंगा दशहरे के मौके पर संपन्न होगा। और इस समारोह में राम मंदिर के पहले तल पर श्री राम दरबार की स्थापना होगी, और इसी के साथ मंदिर परिसर के परकोटे में जो बाकी के मंदिर बनाए गए हैं उनमें भी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा। इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में भगवान राम की 2 प्रतिमाएं होंगी, जिनमें एक प्रतिमा उनके बाल स्वरूप की है और दूसरी प्रतिमा उनके राज्याभिषेक के बाद की होगी। दिलचस्प बात यह है कि इनमें जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होगी, उस प्रतिमा को उसी पत्थर से तराशा गया है जिससे सीता जी की प्रतिमा बनाई गई है। आपको यह भी आज पता होना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा आखिर क्या होती है। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापित करना। यानी प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है किसी प्रतिमा में भगवान की जीवन शक्ति और प्राणों को स्थापित करना। उसके बाद वो पत्थर जीवित हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके बाद वो प्रतिमा जीवित हो जाएगी। लेकिन इस धार्मिक अनुष्ठान में ये कैसे पता चलेगा कि किसी प्रतिमा में भगवान के प्राणों की स्थापना हो चुकी है? आज हम आपको इसी के बारे में, इस परंपरा के बारे में बताना चाहते हैं। मत्स्य पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलती है और इस प्रक्रिया में 2 अनुष्ठान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और ये वही अनुष्ठान हैं जिनसे ये पता चलता है कि उस प्रतिमा में भगवान के प्राणों की स्थापना हो चुकी है। इनमें पहले अनुष्ठान को नेत्रोन्मिलन कहते हैं और दूसरे अनुष्ठान को प्रतिबिंब दर्शन कहते हैं। आपने पिछले साल हुई प्राण प्रतिष्ठा के वक्त रामलला की प्रतिमा की ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जिनमें उनकी आंखों पर पीले रंग के वस्त्र की एक पट्टी बंधी हुई थी। ये पट्टी इसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए बांधी गई थी, जिसे नेत्रोन्मिलन कहते हैं। इस अनुष्ठान में प्रतिमा के आंखों पर बंधी पट्टी को खोला जाता है और इसके बाद सोने की सुई से दोनों आंखों के चारों ओर काजल की तरह अंजन लगाया जाता है, और यह अंजन भी प्रतिमा के पीछे से लगाया जाता है, क्योंकि इस क्षण में सबसे पहले प्रतिमा स्वयं के दर्शन करती है, जिससे प्रतिबिंब दर्शन कहते हैं। और इसमें प्रतिमा में विराजमान होने वाले भगवान सबसे पहले स्वयं को सामने लगे
एक शीशे में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं। और माना जाता है कि प्रतिमा के इस दर्पण में देखने के बाद जब लोग पहली बार उस प्रतिमा के दर्शन करते हैं और इस दर्शन के बाद उनमें जो आनंद का भाव पैदा होता है, उसी से यह पता चल जाता है कि उस प्रतिमा में भगवान के प्राण स्थापित हो चुके हैं। जो लोग सनातन धर्म का अपमान करने के लिए अक्सर ये बात कहते हैं कि पत्थर में भगवान कैसे हो सकते हैं, उन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के बारे में शायद पता ही नहीं है। कोई भी प्रतिमा तब तक भगवान के रूप में नहीं पूजी जाती जब तक उसमें देवी देवताओं के प्राणों को स्थापित ना किया गया हो। इसके लिए प्रतिमा को छेनी और हथौड़े से तराशने के लिए भी पहले उससे क्षमा मांगी जाती है और प्रायश्चित पूजन किया जाता है, और इस बार भी यही हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 495 वर्षों यानी लगभग 5 सदियों के बाद पहली बार ऐसा होगा जब अयोध्या की राम जन्मभूमि पर विशाल और भव्य राम मंदिर पूरी तरह से अब बनकर तैयार हो जाएगा। जग में सबसे ऊंचा नाम। भारत में सनातन धर्म का स्वर्णिम युग इस समय चल रहा है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा इसी बात का प्रतीक है कि हम सनातन के स्वर्णिम युग में इस समय जी रहे हैं और आप और हम बेहद सौभाग्यशाली हैं जो सदियों के सपने को आज अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देख रहे हैं। न जाने कितनी पीढ़ियों ने हमारे देश में इस क्षण का इंतजार किया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, इसका इंतजार करते करते भारत की न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गईं। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या पूरी दुनिया में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र के तौर पर उभर कर सामने आया है और ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। तो ये तो आपकी आस्था की खबर थी। अब एक खबर ऐसी बताते हैं आपको जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। भारत में भोजन को ईश्वर से जोड़ा जाता है। हम भोजन को केवल भूख मिटाने का साधन नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद मानते हैं। खाने से पहले भगवान को भोग लगाना हमारी परंपरा है। भारतीय संस्कृति में भोजन मंत्र की परंपरा भी रही है जिसमें हम अन्न के एक एक कण के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये भोजन हमें शक्ति, पवित्रता और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेगा। आपने अक्सर सुना होगा जैसा आहार वैसा विचार, इसलिए हम अपने भोजन में शुद्धता, स्वच्छता और सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। अपने रसोई की सफाई, बर्तनों की स्वच्छता और पकाने की प्रक्रिया हर पहलू में हम पवित्रता का ध्यान रखते हैं ताकि भोजन में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो। लेकिन अब सवाल उठता है, आजकल तो सारा सामान आपके घरों में ऑनलाइन डिलीवरी से आता है। क्या ऑनलाइन डिलीवरी के इस युग में इस शुद्धता और स्वच्छता की कोई गारंटी बची है? क्या 10 मिनट की होम डिलीवरी की चाहत में हम अपने स्वास्थ्य के साथ कोई बहुत बड़ा समझौता तो नहीं कर रहे? क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों के डार्क स्टोरेज यूनिट्स, जहां पर यह सामान रखा जाता है, आप इसे उनका गोदाम कह सकते हैं, जहां पर वो सारा सामान रखते हैं, उनकी हालत कैसी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इन डार्क स्टोरेज की सच्चाई पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी, हमें पता ही नहीं कि हमारे घर में जो सामान आ रहा है वो किस गोदाम में रखा हुआ था, किस स्थिति में उसको रखा गया है, वो सामान कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, हम कुछ नहीं जानते। आज आप ज़्यादातर सामान ऑनलाइन मंगाते हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि सामान आता कहां से है, इसमें कितनी मिलावट है, इसे कैसे रखा गया था। आप खाने का जो सामान मंगवा रहे हैं वो इन्हीं गोदामों में यानी डार्क स्टोर में कहां से पहुंच रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, कुछ नहीं पता। पहले के ज़माने में दुकानदार और ग्राहक के बीच एक भरोसे का रिश्ता हुआ करता था। आप उसकी दुकान पर जाकर जांच परख करने के बाद सामान खरीदते थे। कोई खराबी होने के बाद
आप दुकानदार से शिकायत भी कर सकते थे, सामान वापस भी कर सकते थे। ये दुकानदार और ग्राहक के बीच एक रिश्ता हुआ करता था। आपकी संतुष्टि उसकी जिम्मेदारी और दायित्व हुआ करती थी। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के इस युग में यह भरोसा अब टूट रहा है। आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि जो सामान आज आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो सही तरीके से उसे स्टोर किया गया है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई प्रदूषण या कीटाणु नहीं है? मैं ये सवाल आपसे आज इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हाल ही में एक बड़ी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी जिसका नाम है ज़ेप्टो, उस पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के धारावी में ज़ेप्टो के एक स्टोरेज यूनिट की जांच की। यानी ज़ेप्टो के एक आप कह सकते हैं कि उसका जो एक ऐसी जगह, ऐसा गोदाम जहां पर वो अपना सामान इकट्ठा करके रखता था, उसकी जांच की और वहां पर कई खामियां पाई गई। खाने के सामान में वो बहुत गंदगी से रखा हुआ था, सामान गंदगी और नमी भरे माहौल में रखा हुआ था, कई प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके थे और खाने के सामान में फंगस लगा हुआ था। कोल्ड स्टोरेज का तापमान तय मानकों के अनुसार नहीं था। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यहाँ खाद्य सुरक्षा के सभी नियमों की धज्जी उड़ा दी गई थी। इन खामियों के बाद FDA ने ज़ेप्टो के इस यूनिट का खाद्य लाइसेंस रद्द कर दिया। ज़ेप्टो ने इस पर सफाई अपनी दी है और कहा है कि वो अपनी जांच, अंदरूनी जांच कर रहे हैं और सुधार करेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ऐसी कंपनियों पर खाद्य सुरक्षा से समझौते के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर ग्राहकों की शिकायत आपने लगातार ऐसी पढ़ी होंगी, जब लोग कहते हैं कभी खराब दूध आया, कभी गला हुआ पनीर आया, कभी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आया। लेकिन ऐसा लगता है कि इन शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं। ये आवाज़ें तेज़ डिलीवरी की रफ्तार में गुम होती जा रही हैं। क्विक कॉमर्स के इस युग में ग्राहक और कंपनी के बीच का भरोसा टूट रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे शिकायतें भी उसी डार्क स्टोरेज में कहीं खो गई हैं, उसी अंधेरे गोदाम में कहीं खो गई हैं और इन कंपनियों का पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ आपसे मुनाफा कमाने पर है और ग्राहकों की सेहत की चिंता शायद किसी को नहीं। अगर भारत में हम क्विक कॉमर्स की बात करें तो वर्ष 2022 में इसका कारोबार 12,300 करोड़ का था, जो 2024 में बढ़कर 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। सवाल यह है कि इस रफ्तार से बढ़ते कारोबार के साथ सामान की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का क्या ध्यान रखा जा रहा है? मुंबई में तो ये सिर्फ एक स्टोरेज यूनिट का हाल सामने आया है। देश भर में ऐसे सैकड़ों हजारों डार्क स्टोर्स हैं, अलग अलग ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज की। क्या वहां सभी नियम कानूनों का पालन हो रहा है? क्या वहां रखे जाने वाले सामान की गुणवत्ता और सुरक्षा की कोई निगरानी होती है, कोई गारंटी है? ये सवाल बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये मामला सीधे सीधे हमारी सेहत से जुड़ा है और भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी रेगुलेटरी बॉडी ज़रूर है, लेकिन आज जिस रफ्तार से मिलावट और गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, उसे देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे देश में नए और कड़े कदम उठाए जाए, नए कानून बने। हमारे देश में पहले ही दूध, पनीर, तेल, मसालों में मिलावट एक गंभीर समस्या है। अब इनमें एक और चिंता जुड़ गई है कि खाद्य सामग्री को, खाने पीने के सामान को इन गोदामों में किस हालात में रखा जा रहा है। ये गोदामों की स्थिति कैसी है, ये हम भी नहीं जानते। इन चुनौतियों के बीच आज लोगों तक अगर साफ सुथरा और सेहतमंद खाने पीने का सामान पहुंच जाए तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए ये खबर हमने आपको जागरूक करने के लिए आपको बताई है। जागरूक रहिए। ऑनलाइन डिलीवरी आजकल बढ़ रही है। आप भी फटाफट ऐप पर जाते हैं और कुछ भी सामान मंगा लेते हैं क्योंकि आप बाहर जाकर लाना नहीं चाहते, समय नहीं है, लोग बाहर मेहनत भी नहीं करना चाहते। लेकिन क्या आप जानते हैं जो सामान आ भी रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किस स्थिति में है, क्या उसमें कोई मिलावट है और वो सामान कौन दे रहा है? इसलिए बेहद सावधान रहिए, जागरूक रहिए और अगर आपके पास ऐसा कोई सामान आता है तो सिर्फ उस डिलीवरी ऐप से बात करने से काम नहीं चलेगा, उसको रिपोर्ट कीजिए। आपके पास जो भी बड़ी अथॉरिटी हैं उसके बारे में शिकायत दीजिए। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर होते हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है?
कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Clear to space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ये 3 मिनट का ब्रेक था और ये ब्रेक इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इस दौरान आप भी थोड़ा आराम कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं। ये ब्रेक हमारे जो एडवर्टाइजिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है और इस दौरान हम भी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, हम भी पानी पी लेते हैं ताकि फिर उसी ऊर्जा के साथ ब्रेक के बाद आपके सामने आ सके। अब आपके बचपन की बहुत सारी यादों को हम दोबारा से ताज़ा करते हैं और आपको जब अपने बचपन की यादें आपके सामने आएंगी तो उसमें साइकिल आपको ज़रूर नज़र आएगी। आपने जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा तो वो पल शायद आपके लिए बड़ा स्पेशल होगा, आपको आज तक याद होगा। ये बात इसलिए आज आपसे कर रहे हैं क्योंकि आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है और इस मौके पर आज हम साइकिल से आपके अटूट रिश्ते को डिकोड करेंगे। कई लोगों के लिए तो ये रिश्ता अभी टूट चुका है। मानव इतिहास में साइकिल को क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है क्योंकि साइकिल ने ही सबसे पहले इंसान को पहिए पर सफर करने की आज़ादी दी थी। ये इंसान के पाँव में पंख लगने जैसा था, उस समय एक चमत्कार जैसा दिखता था। हर पीढ़ी का साइकिल से अपना एक इमोशनल रिश्ता रहा है। पीढ़ियां बदलती गईं और साइकिल का स्वरूप भी बदलता चला गया। अगर हम भारत की बात करें, भारत में साइकिल कई ऐतिहासिक पलों की साक्षी रही है। वर्ष 1963 में इसरो ने अपना पहला रॉकेट जब लॉन्च किया था तो उस समय इसरो के वैज्ञानिक इस रॉकेट को साइकिल पर रखकर ही लॉन्चिंग पैड तक लेकर जा रहे थे। ये खबर और ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। साइकिल का प्रयोग हो रहा है इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा। आप भारत में साइकिल की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि साइकिल को फिल्मी पर्दे पर भी बहुत मौके मिले हैं। बहुत आपने फिल्मी पर्दे पर साइकिल को देखा होगा। साइकिल की फिल्मी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने से लेकर अब तक बहुत सारी हिंदी फिल्मों में साइकिल को शामिल किया जा चुका है। जिस प्रकार से आज आप देखते हैं, आज का जो हीरो है, नायक है, वो लेटेस्ट गाड़ी चलाता है या लेटेस्ट बाइक चलाता है। उस ज़माने में नायक जो है वो साइकिल चलाता था। सबसे पहले 1941 में आई फिल्म खजांची में साइकिल पर गाना फिल्माया गया था। फिर 1957 में फिल्म पेइंग गेस्ट और 1971 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने में भी साइकिल पर एक शानदार गाना फिल्माया गया था और देवानंद का ये गाना बड़ा मशहूर है। समय के साथ साथ साइकिल का स्वरूप भी बदलता चला गया।
पहली साइकिल लकड़ी की बनी थी, लेकिन आज के दौर में इलेक्ट्रिक साइकिल भी बाजार में आ गई हैं। एक समय था जब साइकिल एक लग्जरी हुआ करती थी, सबके पास नहीं होती थी। उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ अमीर लोग ही साइकिल खरीद पाते थे। फिर वो वक्त भी आया जब साइकिल एक आम आदमी की जेब में फिट हो गई और ज़रूरत बन गई, और आज साइकिल लग्जरी भी है और आम आदमी की सवारी भी है। साइकिल 1000 रुपये में भी मिल जाती है आज के बाजार में, जबकि दुनिया की सबसे महंगी साइकिल इस समय 24 कैरेट गोल्ड की बनी हुई है, जिसकी कीमत है 8.5 करोड़ रुपए। साइकिल के पहिए समय के चक्र की तरह होती हैं। जब साइकिल का पहिया घूमता है तब आप अलग अलग रास्तों पर सफ़र करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, और ठीक उसी तरह वक्त का पहिया भी घूमता है तो आप अपनी ज़िंदगी में अलग अलग सफ़र तय करके नया मुकाम हासिल करते हैं। साइकिल के पहिए हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और साइकिल को मेहनत और परिश्रम से भी जोड़कर देखा जाता है। जब गाड़ी चलती है तो ईंधन जलता है, लेकिन जब साइकिल चलती है तो पसीना बहता है, और यही कारण है कि साइकिल को एक क्रांति भी माना जाता है। और साइकिल के पेडल बताते हैं कि रुकोगे तो गिरोगे, चलोगे तो पहुंचोगे। इसलिए साइकिल में एक लाइफ लेसन भी है। और आखिर में जल्दी से आपको कोविड के बारे में एक अपडेट हम दे देते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज रात 9 बजे तक कोविड के कुल एक्टिव मामले हमारे देश में 4026 तक पहुंच चुके हैं, और इनमें से 50% से ज़्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र में हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 1416 एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, जहां 494 लोगों को कोरोना का संक्रमण है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान जो चिंताजनक बात है वो ये कि कोरोना से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक एक मौत हुई है। महाराष्ट्र में 2 लोगों की मौत कोविड की वजह से हो चुकी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप घबरा जाइए, घबराना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सचेत रहना है, सावधान रहना है। जब कोविड की पहली लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, उस समय आपको कुछ समझाया गया था। वो सारी बातें दोबारा से याद कर लीजिए। कैसे आपको लगातार हाथ धोना है, लोगों से हाथ नहीं मिलाना है, लोगों से कुछ एक दूरी बनाकर रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। और अगर आपके घर में कहीं मास्क रखा है तो हो सकता है बहुत जल्द आपको मास्क की भी आवश्यकता पड़ जाए। लेकिन अभी जो कोरोना का वेरिएंट आ रहा है वो उतना खतरनाक नहीं है जितना पहले था। अब ये एक वायरस है, एक आम वायरस की तरह, जैसे बाकी आपको फ्लू आता है या वायरस का इन्फेक्शन होता है वैसा ही है, लेकिन तो भी कोरोना के नाम से ही डर लगता है, इसलिए सावधान रहिए। तो आज के लिए डी कोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज के ज़माने में वक्त ख़राब हो तो फिर भी कट जाता है, लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन ख़राब हो तो वक्त भी नहीं कटता। नमस्कार।